नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। सबसे पहला निवेदन, ओमकार चौधरी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना, कमेंट करना और इसे फॉरवर्ड करना ना भूलें। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, सत्यपाल मलिक के साथ जो मेरा लंबा इंटरव्यू हुआ था होटल क्लैरिजेस नई दिल्ली में 2011-12 में, जिसे मैंने हरी भूमि में भी प्रकाशित किया था और बाद में 2013 में जो मेरी पुस्तक आई थी खास मुलाकातें, जिसमें 32 हस्तियों के इंटरव्यू थे, उसमें भी संकलित किया था। उसके 5 पार्ट मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ, क्योंकि लंबा इंटरव्यू था और ये अलग-अलग विषयों पर वो बोले थे। वो चौधरी चरण सिंह के संपर्क में कैसे आए, फिर चरण सिंह के नज़दीकी कैसे बने, चरण सिंह उन पर इतना भरोसा कैसे करने लगे, उनको जेपी मूवमेंट में शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन चौधरी साहब खुद पीछे हट गए। वो जयप्रकाश नारायण को एनार्किस्ट मानते थे, ऐसा सत्यपाल मलिक ने इस इंटरव्यू में कहा है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा सत्यपाल मलिक ने मेरे साथ बातचीत में किया था कि इमरजेंसी लगने से कुछ समय पहले इंदिरा गांधी ने इसलिए चौधरी चरण सिंह को अपनी सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि वो जान गई थी कि चरण सिंह जयप्रकाश नारायण से दूर रहना चाहते हैं, उनके आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते और उन्होंने उन्हें अनारकी की तरफ जाने वाला शख्स बता दिया था। क्या वाकई चौधरी चरण सिंह कुछ शर्तों के साथ इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी की सरकार में शामिल होने को तैयार हो गए थे? कम से कम इंटरव्यू करने के बावजूद, प्रकाशित करने के बावजूद मुझे आज तक इस पर यकीन नहीं हुआ है। इसके अलावा भी सत्यपाल मलिक ने बहुत सारे खुलासे इस इंटरव्यू में किए हैं। तो पार्ट 1 में मैं आपको चौधरी चरण सिंह से सत्यपाल मलिक की मुलाकात, उनकी पार्टी में उनके सहयोगी के तौर पर शामिल होकर के काम करना, जेपी मूवमेंट के बारे में चरण सिंह का नजरिया क्या था, इंदिरा गांधी का प्रपोजल क्या था, चौधरी साहब उस पर सहमत कैसे हो गए थे, उसके बाद इमरजेंसी में इन सब की जेल, फिर रिहाई, यहां तक इस पार्ट 1 में मैं आपको सुनवाता हूं खुद सतपाल मलिक की आवाज में। तो आइए जरा सुन लेते हैं। करते करते सन 71 आ जाता है। उसमें मिसेस गांधी का जोर हो गया बांग्लादेश की वजह से, बड़ा अपोजिशन में डिमोरलाइजेशन हुआ और उत्तर प्रदेश के अधिकांश छात्र नेता कांग्रेस में चले गए, लेकिन हम लोग डटे रहे। 73 के एंड में मुझे चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि भाई सतपाल बुला के अकेले में उनके 31 एमएलए छोड़ के चले गए थे कि देखो अब ये सब लोग छोड़ गए हैं और मेरी तुम उम्र देखो, ये किसान मूवमेंट है मेरी पार्टी, तुम आओ इसमें काम करो और जिमखाना मैदान मेरी सभा है, मेरे जाने से पहले घोषित कर दो। तो मैंने उसमें फिर कोई हिसाब नहीं लगाया, मैं चौधरी साहब के साथ चला गया और जो सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे राम सेवक वगैरह, इनसे भी मैंने कहा कि आपको सबको चौधरी साहब के साथ आना चाहिए। तो 2 महीने बाद समाजवादी पार्टी भी उसमें आ गई, फिर लोकदल बन गया। तो चौधरी साहब ने मुझे बागपत से एमएलए का चुनाव लड़ा दिया जब मैं लड़ना नहीं चाहता था। 74 में डिफिकल्ट सीट थी, दीपंकर कैंडिडेट था, लेकिन इट्स सो हैपन कि मैं उसमें जीत गया और जीत के असेंबली में मेरा परफॉर्मेंस खुद कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी किसी एमएलए का ऐसा परफॉर्मेंस रहा नहीं है अकेले और बहुत बढ़िया। तब जेन्युइन अपोजिशन था हमारे बाद, तो जो अपोजिशन लीडर भी बने वो लोग अंडरस्टैंडिंग करके अपोजिशन करते थे चीफ मिनिस्टर के साथ। चौधरी साहब बड़े प्रसन्न रहते थे, लेकिन उसी का नतीजा रहता था कि
पूरी पार्टी ईर्ष्याओं में हमारे खिलाफ उन पे लगी रहती थी। खैर फिर जेपी मूवमेंट आया। जेपी मूवमेंट में मैं पूरा पश्चिम और हरियाणा में जयप्रकाश जी के साथ गया। हरियाणा में भी लोकदल बनाने में देवीलाल जी तो बल्कि बाद में आए। पहले बागड़ी, चांदराम, ये लोग हम लोग घूमे और देवीलाल जी ने जब एक बाई इलेक्शन हुआ 3 जगह का, महम, रोडी और एक इधर हुआ मेयो में, तो मैं 12 दिन में आरिफ को भी लेके गया। ये यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट था, तभी जेल से छूटा था। तो देवीलाल जी के हल्के रोडी में 12 दिन तक हम लोगों ने कैंपेन किया और अल्टीमेटली देवीलाल जी जीते। तो लोकदल खड़ा हो गया वहाँ भी। और कोई हरियाणा का कोई बड़ा गांव, बड़ा कस्बा ऐसा नहीं है जिसमें कभी मैं लोकदल की तरफ से ना बोला हूँ। चौधरी साहब को उस वक्त तक वो लखनऊ के बाहर की नहीं सोचते थे। हम लोगों ने कहा कि देश में परिवर्तन होने वाला है, थिंक अबाउट दिल्ली। तो वो फिर लोकदल बना, बड़ी पार्टी हो गई, वो विकसित हो गई सारी चीज। तो उसके बाद तो मैं तो पूरा ही बताने लगा, फिर और सवाल नहीं, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। पूरी हिस्ट्री में जानना ही चाहता हूं। अच्छा हाँ, इसके बाद ओंकार जी जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी लगने से पहले चौधरी चरण सिंह जी जेपी के मूवमेंट में नहीं जाना चाहते थे। हालांकि बड़ौत हम उन्हें ले गए थे जेपी के साथ और उन्होंने जेपी के तारीफ में बहुत अच्छी बात कही थी, लेकिन उनका ये कहना था कि जेपी एनआरकी की तरफ जा रहे हैं और होना ये चाहिए कि पहले अपोजिशन की यूनिटी की जाए। और चरण सिंह प्रूव राइट। जेपी ने खुद माना कि मैंने गलती की, मुझे पहले अपोजिशन की यूनिटी करनी चाहिए थी और डायरेक्ट एक्शन की कॉल नहीं देनी चाहिए थी। ये जेपी ने इमरजेंसी लगने के बाद इंटरव्यू दिया स्वराज अखबार को, लंदन का अखबार था। तो चौधरी साहब क्योंकि जेपी के मूवमेंट में नहीं जाना चाहते थे, तो मिसेस गांधी ने चौधरी साहब को फीलर भेजा और चौधरी चरण सिंह जी की डॉक्टर स्वरूप सिंह के घर पे, ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, इंदिरा जी के रिप्रेजेंटेटिव थे रामनरेश मिर्धा। अच्छा। उनसे भेंट हुई। मैं, ब्रह्मदत्त, स्वरूप सिंह, हम लोग लोकदल की तरफ से वहाँ मौजूद थे। बात इनकी अकेले में हुई। तो चौधरी साहब ने कुछ शर्तें लिख के दी, भाई ये चीज कर लें तो हमारा इंदिरा गांधी से फिर मेरा कोई मतभेद नहीं है। वो क्या शर्तें थी? उनमें मोटी मोटी शर्तें तो थी कि एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी हो, करप्ट मिनिस्टर्स को बाहर कर दें और अपने लिए उन्होंने 2-3 जगह बताई थी कि वहाँ वो मंत्रालय मुझे मिल जाए तो मैं शरीक हो जाऊंगा, क्योंकि वो मन से सदैव कांग्रेसी रहे। तो अपोजिशन तो उन पर थोपा गया, वो लड़े फिर। तो इसका जवाब आए इससे पहले इमरजेंसी लग गई। बल्कि जिस दिन इमरजेंसी, जब जेपी ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी और रामलीला ग्राउंड में मीटिंग होनी थी, 4 आदमी की एक्शन कमेटी बनी जिसमें मैं था लोकदल की तरफ से, मदन लाल खुराना बीजेपी की तरफ से, ब्रजमोहन तूफान सोशलिस्टों की तरफ से और एक थे कोई कांग्रेस हो के। तो चौधरी साहब उस मीटिंग में नहीं गए, मुझे भेजा अपनी जगह जिसमें जेपी को, मुरारजी को बोलना था। इमरजेंसी लग गई। सुबह चौधरी साहब की भी गिरफ्तारी हो गई, सबकी हो गई। मुझे रवि राय का फोन आया कि तुम निकल जाओ, इमरजेंसी लग चुकी है, चौधरी साहब गिरफ्तार हो गए और मैं भी घर से निकल रहा हूँ और किसी तरह संपर्क में आना है फिर। तो मैं फरार हो गया। फरार होकर हमने बहुत कोशिश की, जगत सिंह में, इवन केसी त्यागी, त्रिलोक, राजेंद्र चौधरी, सब जनता में कहीं कुछ नहीं था। साला इतना डर पैदा हो गया, लोग हमें बैठाते डरते थे। हमारे घर की कुर्की हो गई, हम पर्चा पोस्टर भेजते थे, आदमी लेते हुए डरता था साले हम मरवाने आ गए। जगत सिंह पर्चा बांटते बेचारे छपरोली में गिरफ्तार हो गए। तो जब 2-3 महीने निकल गए तो एक दिन चौधरी साहब से मिलने की इजाजत मिल गई उनकी बहन को, तो उनके साथ में जेल में चला गया इनकॉग्निटो, बिना अपना नाम सही बताए। और मैंने चौधरी साहब को बताया कि सर ये परिस्थिति है। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम सत्याग्रह करके जेल आ जाओ। तो हमने गंगा मेले पे सत्याग्रह घोषित किया, जगत सिंह भी, हम 17 लोग अरेस्ट हो गए गढ़मुक्तेश्वर में। और मैं फिर फतेहगढ़ जेल ट्रांसफर कर दिया। मेरठ से भगुना मेरे बहुत खिलाफ था, कुर्की फुर्की ये सब। तो मैं 1.5-2 महीने वहाँ रहा। इसी बीच मेरा ट्रांसफर हुआ यहाँ
इसमें दिल्ली जेल में। तो यहाँ उन्होंने ये, मैं असल में कभी किताब की शक्ल में लिखना सोच रहा था, पर ये आप यूज मत करना कहीं, मैं अभी नहीं, मैं देखूंगा, देख लेना कभी किसी रेफरेंस में हो, डिटेल नहीं देना। हाँ। तो यहाँ मुझे HKL भगत मिले जेलर के कमरे में, और उन्होंने कहा कि आपका ट्रांसफ़र हमने इसलिए किया है कि मिसेस गांधी के यहाँ 2 लाइन है। एक लाइन है कि हम 1 पार्टी रूल कर दें। मिसेस गांधी ये नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं किसी तरह में इससे निकलो इमरजेंसी से, और उसके लिए वो अपोजिशन के लीडर से बातचीत करना चाहती हैं। और उसमें चूंकि चौधरी साहब ऑलरेडी इन टच में थे और सेंसिबल हैं, और वो लॉ एंड ऑर्डर वाले आदमी हैं, तो सबसे पहले उनको छोड़ना चाहते हैं, तो आप उनका माइंड ले लो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने चौधरी साहब से बात की कि ऐसे ऐसे ये मुझे मिले थे, और वो लोग पुरानी बात को, तो चौधरी साहब ने कहा भी देखो इसमें तो अब मैं अकेले छूटूं, वो बदनामी है, 4-5 नाम है, ये दे दो, लोग छूटें, फिर बात करे हमसे सरकार, और तुम इसके लिए पहले चले जाओ। तो खैर, और मिलो, खुद मिलो पर्सनली। तो भगत फिर आए, फिर मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे किया, तो मैं रिलीज हो गया। तो मैं और वेदपाल दौराला हम लोग मिसेस गांधी से मिलने गए। तो हमने कहा कि देखिए चौधरी साहब, अब आपसे कोई सरकार में हिस्सेदारी की बात तो करेंगे नहीं, वो एज ए रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन लीडर अपोजिशन की तरफ से डील कर सकते हैं कि आप ये ना करें और वो ये ना करें। और बुनियादी शर्त उनकी है, वो आपकी कोई ये इतने पॉइंट प्रोग्राम वगैरह इस सब से कोई एग्री नहीं करने वाला, वो ये चाहेंगे ये वापस हो जाए, इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स बहाल हो जाए। ये पहले दिन से क्लियर था चौधरी साहब का भी, हम लोगों। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो नाम उन्होंने बताया मैं रिलीज करा देती हूँ। उन्होंने बीजू पटनायक को, पीलू मोदी को, JP के PA को, अशोक मेहता में थोड़ा डिले हो गया किसी कारण से, रिलीज करा दिया। रिलीज होने के बाद ओम मेहता हमारे संपर्क में आ गए, जो होम मिनिस्टर थे, और उन्होंने कहा कि बीजू पटनायक के यहाँ लंच रख लेते हैं। अच्छा हाँ, रिलीज होके चौधरी साहब असेंबली में गए, उन्होंने सख्ती के साथ स्पीच करी। मुझे हालांकि ये कह दिया था तुम वहीं रहना दिल्ली, तो चुप होने लगे तो मेहता से बात कर लेना। तो माता जी का घड़ी घड़ी मुझे फोन आ रहा था, भैया बड़ा सख्त बोले। मैं कह क्यों फिक्र कर रही हो, बोलने का तो हक है हमारा, ऐसे की तैसे। तो ओम मेहता ने भी कहा नहीं भाई, आपका अधिकार है, हम कोई इमरजेंसी हटाने के रास्ते पे जा रहे हैं, लगाने के रास्ते पे कदम जा रहे हैं। उन चौधरी साहब की सभाएं होने लगी, इमरजेंसी में अकेला लीडर है जिसकी सभाएं हो रही थी। तो बीजू पटनायक के यहाँ लंच फिक्स कर दिया। ओम मेहता ने कहा कि भाई मैं आ जाऊंगा, और मोहम्मद यूनुस हमारी तरफ से, और चौधरी साहब और बीजू सारे अपोजिशन की तरफ से बात करके बात कर लें। तो वहाँ इनका लंच हुआ। मैं ब्रह्मदत्त साइड लाइन्स पे थे, खाने में नहीं थे, हम अलग बैठे थे। तो वहाँ एक पेपर बीजू पटनायक ने दिया अपोजिशन की तरफ से, ये हमारी ये मांग है, आप ये चीज़ करिए, और हम ये अपना जो डायरेक्ट एक्शन की कॉल है JP को कहेंगे कि इससे वो इसको वापस कर लें। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से दिया कि हाँ, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, लिबर्टी, ये इमरजेंसी वापस हो, वगैरह वगैरह। उन्होंने उधर से दिया कि भाई आप नो डायरेक्ट एक्शन की कॉल नहीं देंगे, आर्मी को कॉल नहीं देंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। तो उसके अराउंड एक सहमति बनने की बात चली। इसी के एक हफ्ते के अंदर अंदर IB ने रिपोर्ट दे दी थी मिसेस गांधी को कि बम्पर जीतोगी आप, और अभी चुनाव करा के आप लेजिटिमेट करा लो अपने को। सो ये था पार्ट 1। अभी 4 और किस्से आनी हैं, उनकी प्रतीक्षा करिए। और इस पहले पार्ट में सत्यपाल मलिक ने जो कहा है उस पर आपकी क्या राय है, ये लिखना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।